हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस2 सर। आज ये फरारी सीरीज़ के बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है, जिसमें हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं? हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। ये क्या होता है? ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग है ना, ये दो स्टेजेस में होती है। एक तो इंस्पिरेशन होता है इसमें, दूसरा क्या होता है? एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? एयर का एंटर होना किस में? लंग्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और जो एक्सपिरेशन क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है एयर का लंग से बाहर जाना। ये क्या होता है? एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग दो स्टेजेस में होती है, एक तो इंस्पिरेशन, दूसरा क्या होता है? एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? हवा का अंदर लेना, और जो एक्सपिरेशन है वो क्या होता है? हवा का बाहर छोड़ना। अब हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे किसके दरमियान? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपली ये इनटेक ऑफ फ्रेश एयर होता है और रिमूवल ऑफ फाउल एयर होता है। और जो ये रेस्पिरेशन है, ये क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रीदिंग क्या होता है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जो ये रेस्पिरेशन है, ये क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करेंगे, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। किसमें? ब्रीदिंग में। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, याद रखना। और जो ये ब्रीदिंग होता है, ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। जो ये रेस्पिरेशन है, ये क्या है? इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, मतलब ये सेल के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा ऑर्गन है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। पहले हम बात करेंगे किनकी? स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स। इनमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है? ये थ्रू बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? अर्थवर्म के बारे में। इनमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? स्किन। अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? थ्रू ट्राइकियल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे पाइसेस क्या होते हैं? फिशेस वगैरह। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। याद रखना, आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, ये याद रखना। ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू गिल्स। अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस और मैमल्स, मैमल्स में कौन सा आते हैं? ह्यूमन्स भी मैमल्स में आते हैं। ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू लंग्स। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये किसका बना हुआ होता है? क्या क्या आता है इसमें? एक तो आता है पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स, फेरेंक्स आता है, लैरिंक्स आता है, ब्रोंकाई आता है और ब्रोंक्यूलस आता है। जो फाइनली टर्मिनेट फिर किस में होते हैं? अल्वियोलाई, यानी कि अल्वियोलाई भी इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेजल चैम्बर है ना, वो ओपन होता है किस में? फेरेंक्स में। जो फिर ओपन होता है किस में? लैरिंक्स में। अब बात करेंगे लैरिंक्स क्या होता है। लैरिंक्स के पास क्या होते हैं? एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो किस में हेल्प करता है? साउंड प्रोडक्शन में। समझ आया? यानी कि साउंड इसी से प्रोड्यूस होता है। किससे? वॉइस बॉक्स से, या जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। जो ट्राइकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्यों सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स? ताकि ये प्रिवेंट करे कोलैप्सिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ताकि ये बचाए कोलैप्सिंग जब एयर इसमें ना हो। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। ईच ब्रोंकियल टर्मिनेटस इंटेन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्वियोलाई। यानी कि जो ब्रोंक्यूल है वो टर्मिनेट होते हैं किस में? अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई क्या होते हैं? इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वही होते हैं। आप डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं। अगर ये ऊपर वाला देखोगे, ये क्या है? ये एपिग्लॉटिस है। ये क्या है? यहाँ पे ये लैरिंक्स है। ये नीचे वाला ये लैरिंक्स है। ये क्या है? ट्राइकिया है। ये इस पे देखो, यहाँ पे है ना, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है इस पे। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है? इसका ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? अल्वियोलाई। यहाँ पे क्या है? प्लूरल फ्लूइड। ये क्या है? ब्रोंक्यूल। ऐसे इसको याद रखना, इसको नज़र पूरी तरफ से देना। ये यहाँ पे उतना विजिबल नहीं है, आप इसको टेक्स्ट बुक पे एक बार देख लेना, वहाँ पे अच्छी तरीके से विजिबल होगा। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई कोलेक्टिवली फॉर्म द लंग्स। अब लंग्स कौन बनाते हैं? क्या? लंग्स। एक तो ब्रोंकाई आता है इसमें, दूसरा आता है ब्रोंक्यूल्स और आता है अल्वियोलाई। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें?
इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और अल्वेलाई ये क्या बनाते हैं? लंग्स। दो लंग्स जो होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं बाय डबल लेयर्ड प्लेura। प्लेura क्या होते हैं? ये कवरिंग होती है किसकी? लंग्स की, जिसके दरमियान क्या होता है? प्लेरल फ्लूइड किसके दरमियान? इन दो लेयर्स का बना होता है ना लंग्स, दो लेयर्स का बना हो, मतलब इसकी कवरिंग दो होती है। अब इन दो कवरिंग्स के बीच में क्या होता है? प्लेरल फ्लूइड। क्यों होता है? ताकि वो रिड्यूस करे फ्रिक्शन जो लंग्स पे, जो इन दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन हो जाता है ना, वो बचाता है कौन? यही प्लेरल फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक तो कंडक्टिंग पार्ट आता है, दूसरा एक्सचेंज पार्ट आता है। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो एयर को लाए कहाँ से? बाहर से लेकर कहाँ तक? लंग्स तक। फिर जो एक्सचेंज करे ब्लड और मतलब इसके दरमियान, अलवेलाई के दरमियान या अलवेलाई और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज करे उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन सा आता है? एक तो नॉस्ट्रल्स आते हैं, दूसरा आता है फेरेंकस, तीसरा आता है लैरिंक्स और क्या आता है? ट्राइकिया। जो मेन फंक्शन है इसकी वो क्या है? एक तो एयर को लाना अलवेलाई तक, दूसरा ये रिमूव करे फॉरेन पार्टिकल्स एयर से, और क्या करे? ये इसको ह्यूमिडिफाई करे, और क्या करे? इसको हमारा बॉडी टेम्परेचर वो कितना है? 37 डिग्री, यानी कि ये जो बाहर का एयर है इसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाए। ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। इसको याद रखना कि ये क्या किस में हेल्प करता है? कौन? कंडक्टिंग पार्ट। एक तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू अलवेलाई करता है, दूसरा रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, और क्या करता है? ह्यूमिडिफाई करता है इसको, और क्या करता है? ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सचेंज पार्ट है उसमें कौन आता है? अलवेलाई। ये एक्चुअल साइट होता है किसके लिए? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अगर आपको बोलेगा ना जो एक्चुअल साइट है किसके लिए? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो कौन सा है? वो एक्सचेंज पार्ट है। एक्सचेंज पार्ट में कौन आता है? लंग्स, ये अलवेलाई आता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे सेटअप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर इज डिफ्यूज्ड इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर इज डिफ्यूज्ड आउट। अब सेटअप्स क्या क्या है? पहले ब्रीदिंग क्या होता है? इसमें क्या हम करते हैं? ब्रीदिंग में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर आता है। ये इसमें होता है। किसमें? पहला सेटअप इसमें यही होता है, ब्रीदिंग होता है पहला सेटअप रेस्पिरेशन में। अब दूसरा सेटअप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, दूसरा सेटअप रेस्पिरेशन का। और तीसरा सेटअप क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जो चौथा सेटअप है वो क्या है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, लेकिन कहाँ पे? ब्लड और टिश्यू के दरमियान, इसको याद रखना। और जो पांचवा सेटअप है वो क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नीट में ज़रूर आ सकता है कि अब वहाँ पे आपको बोलेंगे फॉलोइंग आर द सेटअप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और एक या बोलेंगे कौन से इसमें इनकरेक्ट है, आप बोलेंगे कौन से इसमें करेक्ट है। सारे भी आ सकते हैं और एक रॉन्ग भी आ सकता है। ये याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अब जो ब्रीदिंग है ना, ये इन्वॉल्व करता है, इसमें एक तो इंस्पिरेशन आता है, दूसरा क्या आता है? एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना वो अंदर जाता है, और जो एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है? एल्वेलर एयर बाहर छोड़ा जाता है। अब मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। जब प्रेशर ग्रेडियंट में फ़र्क होगा तभी तो एयर अंदर बाहर जाएगा। या आपको मैं ऐसे बोलूँगा, जब अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा, तभी तो जो एक्सपिरेशन होगा, तभी तो एक्सपिरेशन होगा ना, वरना एक्सपिरेशन कैसे होगा? या इंस्पिरेशन तभी होगा जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा, तभी तो इंस्पिरेशन होगा। तो इंस्पिरेशन कैसे होगा? जब प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा तभी तो इंस्पिरेशन होगा या एक्सपिरेशन होगा। याद रखा। अब इंस्पिरेशन कब होता है? जब इनसाइड लंग्स प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और बाहर का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्सपिरेशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, तब क्या होगा? एक्सपिरेशन। ये याद रखना, ये बात अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ इंस्पिरेशन कब होता है? जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब एक्सपिरेशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। तुम लोगों ने तो वो बायोलॉजी ला तो पढ़ा होगा ना,
जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। जब अंदर से प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा। तो दैट मीन्स कि जब बाहर से एयर इजीली अंदर जाएगा। अगर बाहर अब क्या होगा, प्रेशर कम होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा ना, तो सीधे क्या होगा, फिर एक्सपायरेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन डेवलपिंग प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। अब जो ये डायफ्राम है ना, और कौन से होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो डायफ्राम और इंटरनल क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं रिब्स के दरमियान, वो हेल्प करते हैं इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में और वॉल्यूम चेंज करने में, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो एयर अंदर आ रहा है, फिर रिब्स देखो कैसे एक्सपेंड कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे रिब केज, मतलब ये रिब केज है, और यहाँ पे देखो डायफ्राम भी इंक्रीज़ हो रहा है। डायफ्राम पहले ड्यूम से बड़ा होता है, फिर जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वो कैसे बनता है, फ्लैट बनता है ना। फिर तो देखो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, वैसे ही वॉल्यूम थोरैक्स का इंक्रीज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल muscles lifts the ribs and sternum, causing an increase in volume of thoracic cavity that results in decrease in pressure than the atmospheric pressure. This causes inspiration. अब inspiration कैसे होता है, जब कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होता है ना, वो क्या करता है, वो रिब्स और स्टर्नम को क्या करता है, लिफ्ट अप करता है, उसको उठाता है, और उससे क्या होता है, उससे इंक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। जिससे क्या होता है, जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर का एयर होता है वो अंदर आता है, इसी को हम बोलते हैं इनस्पिरेशन। इससे क्या होता है, इनस्पिरेशन होता है। अब जब रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम होता है, और किसका होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का, वो रिड्यूस करता है थोरेसिक वॉल्यूम, और क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेशर, जिससे क्या होता है, एक्सपायरेशन। The volume of air involved in breathing movement is estimated by using spirometer for clinical assessment of pulmonary functions. जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो भी एक्सपायरेशन दिखा रहा था, अब देखो जब और ये डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। इससे क्या होता है, एयर जो है वो बाहर निकलता है। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और किसकी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ की। अब बात करेंगे हम टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान आप कितना वॉल्यूम इंस्पायर करो या एक्सपायर करो, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 500 ml इन हेल्दी मैन। ये याद रखना, नीड परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम किससे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक पर्सन इंस्पायर करता है बाय फोर्सेबल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर करता है बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये कितना होता है, 2500 से 3000 ml तक होता है। अब हम बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक इंसान एक्सपायर करता है बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब ये कितना होता है, ये 1000 से लेकर 1100 तक होता है। अब हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। ये याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में पूछा जाता है, इनको ज़रूर याद रखना। जब भी आप नीट के लिए जाओगे पहले इस पैराग्राफ को ज़रूर नज़र मारना। अगर कुछ मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ोगे इसमें, लेकिन इसको पहले नज़र रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ज़रूर हो इससे आता है। अब हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। अगर क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन, मतलब आप कुछ भी करो, अगर मतलब ये याद रखना, एक बच्चे अगर आप कितनी भी कोशिश करो, कितना भी फोर्स लगाओ आप एयर को बाहर निकालने की, लेकिन जो वॉल्यूम फिर लास्ट में बचता है ना, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ज़रूर बचता है लास्ट में, उसको हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। अगर आपको बोलेंगे वो कौन सा वॉल्यूम है, आप कितनी भी कोशिश करो उसको बाहर निकालने की, वो बाहर नहीं निकलता, फिर भी कुछ एयर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1100 to 1200।
ये याद रखना। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, सीधे होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है ERV प्लस RV। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये होता है ERV प्लस TV प्लस IRV। ये याद रखना, ज़्यादा इसमें यही आएंगे, इसी के बेस पे आएंगे। वहाँ पे आपको यही बोलेंगे कि ये किसके बराबर है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि सम अप सबका करना, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सम अप है। लास्ट में कितना वॉल्यूम होता है किसमें, लंग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम पे, यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, यहाँ ये डायग्राम इसके नहीं है, ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज की है। अब इसको याद रखना है, जो ये पैरा है इसको याद रखना, ज़रूर याद रखना, जब भी आप नीट के लिए जाओगे इसको ज़रूर याद रखना। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये 2 जगहों पे होती है। एक तो होता है एल्वोलाई टू ब्लड, दूसरा होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ना, ये कैसे होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो देखो, अब बात करेंगे हम पार्शियल प्रेशर की, क्या करेंगे, बात हम करेंगे पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब मान लो आपने 6 गैसेज या 2 गैसेज लिए, या एक गैस और 2 गैस, वो क्या होता है, मतलब इन 4 गैसेज या 5 गैसेज में एक गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक गैस कितना कंट्रीब्यूट करेगा इन सारी गैसेस में, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, PCO2, और ऑक्सीजन को कैसे हम करते हैं रिप्रेजेंट, PO2। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, एट डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, वो वेरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और ये मूव कैसे करता है, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितना होता है, 20 to 25 टाइम्स मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। देखो 3 चीज़ें यहाँ पे, 2 चीज़ें याद रखना, मतलब ये एक चीज़, मतलब 2 चीज़ें याद रखना। एक तो याद रखना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये 20 to 25 टाइम्स क्या होता है, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये याद रखना जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है किससे, ऑक्सीजन से भी और कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, दूसरा किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर तीसरी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो 3 लेयर थिक होता है। अब इसमें कौन कौन सा आता है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं किसमें, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। अब कौन कौन सा आता है, एक तो एल्वेलर स्क्वेमस एपिथेलियम आता है, दूसरा क्या आता है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज आता है, तीसरा क्या आता है, बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम। अब पहले मैं आपको ये ऊपर वाली डायग्राम दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, जो मैंने भी आपको पार्शियल प्रेशर बताया। अब अगर आप कार्बन, ये ऑक्सीजन की देखोगे ना, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे अलवेलाई में, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कितनी है, 104 mm ऑफ Hg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कितनी है, 40 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखोगे, ऑक्सीजन की 40 mm है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 45 mm। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन की, 95 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड की, 40 mm ऑफ Hg। ये याद रखना, ये इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है। फिर मुझे मत बोलना है कि सर आपने नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नज़र रखना। अब यहाँ पे देखो, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि ये 3 लेयर थिक होता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये अल्वेलर वाल होता है, ये 1 सेलर थिक होता है। अब उसके बाद क्या आता है, ये देखो ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इन 2 के दरमियान होता है। देखो ये होता है अल्वेलर स्क्वेमस एपिथेलियम, कौन सा, ये जो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे क्या आता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज का है वो होता है कौन सा, एंडोथेलियम। और जो इनके दरमियान है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट सबस्टेंस। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ब्लड होता है ना, वो मीडियम होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। यानी कि ब्लड ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और ब्लड
कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। मोस्ट जो ऑक्सीजन होता है ना, मतलब यानी कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आरबीसी, और जो रिमेनिंग 3% है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड प्लाज्मा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 20 to 25% आरबीसीएस ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो 70% है उसको एज बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो 7% है उसको डिजॉल्व्ड स्टेट बाय ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है ना आरबीसीज में, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो क्या बनाए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वो कंबाइन करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ये याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो किसके रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके रिलेटेड है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के रिलेटेड होता है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बनाता है? सिग्माइड करो। ये याद रखना। अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के दरमियान एक ग्राफ डालेंगे, कैसा कर्व बनेगा? वो सिग्माइड कर्व बनेगा। या ग्राफ कैसा बनेगा? सिग्माइड शेप। याद रखना। अगर हम अलवेलाई की बात करेंगे, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? लेस होता है। और जो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो भी लेस होता है और लोअर टेम्परेचर होता है। समझ आया? अलवेलाई की अगर हम बात करेंगे ना, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता है। वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? मोर होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लेस होता है। और क्या होता है? लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और क्या होता है? लोअर टेम्परेचर। वो क्या फेवर करता है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। वायर अपोजिट कंडीशन इन टिश्यूज फेवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब टिश्यू की जगह उल्टा होता है। वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। वहाँ पे हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, वहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। अब टिश्यूज़ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है। अब उससे क्या होता है? उससे बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अलवेला में उसका उल्टा कंडीशन होता है। आगे बढ़ते हैं। जो एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज है ना, वो हेल्प करता है क्या? जो कार्बोनेट आयन्स बनते हैं ना, तो वो ताकि वो ट्रांसपोर्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। जो ह्यूमन्स है ना, इनको एबिलिटी होती है मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज बाय न्यूरल सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इन मेडुला। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेट होता है? मेडुला रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। ये कहाँ पे आता है? हाइंड ब्रेन में। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है पोनस में, वो क्या मॉडरेट करता है? फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है नियर रिदम सेंटर, वो हाईली सेंसिटिव होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा किसके लिए? हाइड्रोजन आयन्स के लिए। जो अल्टीमेटली क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रेट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे बोलेंगे जो कीमोसेंसिटिव एरिया हो या नियर रिदमिक सेंटर, वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव है? एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होता है, दूसरा किसके लिए सेंसिटिव होता है? हाइड्रोजन आयन्स के लिए। जो अल्टीमेटली फिर क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रेट। ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये याद रखना, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन की। एक तो ये एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है, दूसरा क्या करवाता है? मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, तीसरा क्या करवाता है? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, चौथा क्या करवाता है? ये करवाता है रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। अब आगे बढ़ते हैं। अब
बात करेंगे हम किसके, माउंटेन सिकनेस की। ये माउंटेन सिकनेस क्या होती है, ये कंडीशन होती है करेक्टराइज्ड बाय द इल इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया मतलब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज एट हाई अल्टीट्यूड कॉमनली टू पर्सन गोइंग टू हाई अल्टीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये उन लोगों के साथ होता है जो पहली बार कहाँ जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्पटम्स की। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नासिया होता है, और क्या होता है, वोमिटिंग ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या होती है, ब्रीथलेसनेस होता है आकर्स बिकॉज ऑफ पल्मोनरी ओडिमा, और क्या होता है, हेडेक होता है, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ स्लीप, वीकनेस एंड फैटिग। अब हम बात करेंगे किसकी, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पहले आता है इसमें कौन सा, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है टू फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब इट इज़ ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन पार्टिकल्स, जो अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब इसमें कौन कौन से सिम्पटम्स आते हैं, एक तो कफ आता है, वेजिंग आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आता है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ म्यूकस इन वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एम्फाइसेमा की। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स और अल्वुलर सैक ऑफ लंग्स। This occurs due to destroying of septa between alveoli because of smoking and inhalation of other smokies. The exhalation becomes difficult and lungs remains inflated. इसमें क्या होता है, इसमें हम इंसान सांस सीधे नहीं ले सकते हैं, इससे मतलब सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, तो लंग्स क्या रहते हैं, इन्फ्लेटेड, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन में ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। occurs due to occupation of individual. This is caused by inhalation of gases, fumes or dust present in surrounding of workplace. This includes silicosis, asbestosis due to exposure of silica and asbestosis. The symptom includes proliferation of fibrous connective tissue of upper part of lung causing inflammation. यहाँ पे याद रखने की क्या मतलब कौन सा आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है दिस इंक्लूड सिलिकोसिस। अगर आपको बोलेंगे ना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या होता है, सिलिकोसिस, क्योंकि ज़्यादातर नीट में ये आया है कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो आता है सिलिकोसिस, मतलब जो माइनिंग के थ्रू होता है वगैरह, इन्हीं के थ्रू होता है, ये याद रखना, सिलिकोसिस इसमें आता है। अब हम बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया क्या है, ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन ऑफ द अल्वेओली ऑफ द लंग्स ड्यू टू बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये याद रखना, निमोनिया जो है इसको कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अल्वेओली बिकम एक्यूटली इन्फ्लेम्ड एंड मोस्ट ऑफ एयर स्पेस ऑफ द अल्वेओली इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड डेड वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस लिमिटिंग गैस एक्सचेंज। ये याद रखना। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।